जय हिंद एवरीवन। फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में कुछ अलग और कुछ हट के होने वाला है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग जानते ही होंगे, आतंकवाद और देशभक्ति के ऊपर आज तक बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन इस तरह की फिल्म्स में अक्सर असली घटना और लोगों के नाम नहीं बताए जाते हैं। वहीं धुरंधर एक ऐसी मूवी है जिसे मेजर मोहित शर्मा सर के बायोपिक के नाम से दिखाया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से ऐसा नहीं है। कुछ कुछ रियल घटना तो कुछ फिक्शंस को ऐड करके इस फिल्म को बनाया गया है। मैं आज इस धुरंधर मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में सन 1999 का समय दिखाया जाता है, जहां एक इंडियन प्लेन IC-814 की हाईजैकिंग होती है, जिसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया था। तब इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सानियाल उन टेररिस्ट के साथ एक डील करता है और उस प्लेन के पैसेंजर्स को आजाद करवाता है। लेकिन अजय सानियाल उस घटना से काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वह पाकिस्तानियों को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहते थे, जिसके लिए वो एक प्लान तैयार कर रहे थे। पर रॉ के सेक्रेटरी उसे इस काम के लिए मना कर देते हैं। फिर 2 साल बाद सन 2001 में दिल्ली में पार्लियामेंट पर आतंकवादी हमला हो जाता है, जिससे पूरा देश हिल जाता है। तब भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अजय सानियाल की उस प्लान पर अमल करने का फैसला करते हैं, जिसका नाम था ऑपरेशन धुरंधर। तो ऐसा सीक्रेट मिशन जिसमें एक अंडर कवर एजेंट को पाकिस्तान भेजा जाने वाला था, जो कि वहां के आतंकवादी संगठन का हिस्सा बनकर पाकिस्तान की खुफिया जानकारी इंडिया को देगा। फिर अजय सानियाल ऑपरेशन धुरंधर के एक जवान क्रिमिनल लड़के को चुनता है, जिसका नाम था जसप्रीत सिंह। उसे कुछ समय बाद उम्र कैद या फांसी की सजा होने वाली थी, क्योंकि उसने एक बड़ा जुर्म किया था और अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं थी। इसीलिए अजय सानियाल इस लड़के को एक नया मकसद बताता है और उसके जुनून और ताकत को देशभक्ति में लगा देता है। तब जसप्रीत सिंह को 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है और वह 2004 में पाकिस्तान जाता है, जहां वह अपना नाम हमजा अली रखता है और कराची शहर के लियारी इलाके में जाता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक एरिया था, जहां कई गुंडे बसे हुए थे और उन्होंने लियारी के अलग अलग हिस्सों पे कब्जा करके बैठा हुआ था। फिर हमजा वहां आलम नाम के एक आदमी से मिलता है और उसके जूस दुकान पर काम करने लगता है। आलम भी एक असल में इंडियन अंडरकवर एजेंट था, जो कि हमजा को बताता है कि लियारी में कई आतंकवादियों के संगठन है, जो कि अलग अलग कौम के हिसाब से बटे हुए हैं और वहाँ 2 बड़े गैंगस्टर जिनकी लियारी में हुकूमत चलती है। पहला बाबू डकैत, जो कि पठान गैंग का लीडर था। दूसरा रहमान बलूच उर्फ रहमान डकैत, जो कि बलूच कौम का मसीहा था, क्योंकि उसने लियारी के बलूचों की बहुत मदद की थी। रहमान असल में बलूच डकैत का ही एक नाजायज औलाद था, और क्योंकि वह दोनों अलग अलग बिरादरी और अलग ग्रुप के थे, इसीलिए उनमें गहरी दुश्मनी थी। जसप्रीत यानी कि हमजा को यहाँ किसी एक गैंग में शामिल होना था, ताकि वह उनके जरिए पूरे पाकिस्तान के आतंकवादियों संगठन तक पहुंच सके। और क्योंकि हमजा यहाँ बलूच कौम का बन के आया था, इसलिए वह सिर्फ रहमान बलूच की गैंग को ही जा सकता था, जिसके लिए आलम जूस वाला कोई तरीका सोचने लगता है। तब उसे अपने एक खबरी, जो कि पठान गैंग का मेंबर था, उससे पता चलता है कि बाबू डकैत के आदमी एक शादी में रहमान के बड़े बेटे नईम को मारने वाले हैं, और अगर हमजा नईम को बचा ले तो वह रहमान की नजर में आ जाएगा और उसके ग्रुप में शामिल हो पाएगा। फिर आलम और हमजा उसी शादी में जूस बांटने के लिए जाते हैं। तब वहाँ बाबू डकैत के आदमी आकर नईम पर हमला कर देते हैं। उस शादी में रहमान का छोटा बेटा फैजल भी आया था, जो कि उस गोलीबारी में फंस जाता है। हमजा उन दोनों भाइयों को बचाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन आखिर में नईम मर जाता है और वह गुंडे वहां से भाग जाते हैं। पर हमजा ने फैजल को बचा लेता है, जो कि यह बात अपने पिता को बताता है। रहमान को नईम की मौत का बहुत दुख हुआ, लेकिन वह फैजल की जान बचने पर हमजा पर खुश हो जाता है और उसे इनाम देने लगता है। पर हमजा वह इनाम नहीं लेता है, कहता है कि रहमान ने जो बलूचों पर एहसान किया है, उसके बदले में बस अपना फर्ज निभाया। फिर हमजा
उन लोगों को यह भी बताता है कि बाबू डकैत के पास कौन कौन से गन्स थी। ये सब सुनकर रहमान और उसका चचेरा भाई उजेर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं कि हमजा को हथियारों का भी ज्ञान है। इसीलिए वो लोग उसे अपने गैंग में शामिल कर लेते हैं। फिर वहाँ जमील जमाली नाम का एक पॉलिटिशियन आता है जो कि पाकिस्तानी अवामी पार्टी यानी कि पीएपी का नेता था। रहमान की गैंग और जमील की पार्टी एक दूसरे के सपोर्टर थे, लेकिन जमील बहुत मतलबी व्यक्ति था। उसे सिर्फ अपनी कुर्सी की ही फिक्र थी, जिसके लिए वह गुंडों का इस्तेमाल करके वोट जमा करता था। और अब इलेक्शन आने वाला था, इसलिए जमील को यह डर था कि अगर रहमान ने बाबू डकैत से अपने बेटे की मौत की बदला लिया तो उससे पब्लिक बहक जाएगी और वह इलेक्शन हार जाएगा। इसी वजह से जमील रहमान और उज्जैर को बोलता है कि वह कुछ दिन तक कोई तमाशा ना करे, पर उधर रहमान बहुत गुस्से में था और वह बस बदला लेना चाहता था। लेकिन उज्जैर और बाकी लोग उसे रोक रहे थे। सिर्फ हमजा ही उसका साथ देता है और बोलता है बाबू डकैत ने जानबूझकर इलेक्शन के समय हमला करवाया है, क्योंकि उसे मालूम था कि पीएपी वाले उसे कुछ करने नहीं देंगे। हमजा के मुताबिक बाबू डकैत अभी बेफिक्र होगा और यही सही वक्त है उस पे हमला करने का, और अगर वह अभी पठान गैंग को हरा दे तो लियारी में सिर्फ बुलूचों का राज होगा और पीएपी वाले इलेक्शन जीत जाएगी। रहमान को यह बात आती है और वो लोग प्लान बनाकर एक दिन बाबू की पूरी टीम को अलग अलग जगह से घेर लेते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। आखिर में रहमान बाबू डकैत यानी कि अपने ही पिता को सरेआम बुरी तरह से मार देता है, जिससे लियारी में रहमान का दबदबा काफी ज्यादा बढ़ जाता है और पीएपी आसानी से इलेक्शन जीत जाती है। इसके अलावा अब हमजा रहमान का सबसे खास आदमी बन जाता है और उसके सभी काले धंधे संभालने लगता है, जिनमें सबसे मेन काम था नकली बंदूक और बारूदों का बिजनेस। इस सब के बीच में हमजा को जमील की बेटी यलीना से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वह उसके साथ काफी वक्त बिताता है। फिर सन 2008 में रहमान की मुलाकात खनानी ब्रदर्स नाम के दो बड़े बिजनेसमैन से होती है, जिनसे वह दोस्ती कर लेते हैं। वह दोनों भाई रहमान को पॉलिटिक्स में उतरने बोलते हैं। इसके बाद खनानी ब्रदर्स रहमान को मेजर इकबाल से मिलवाते हैं, जो कि आईएसआई का लीडर था और वह कुछ बड़े आतंकवादियों के साथ काम करता था। वहाँ सब लोग रहमान से बंदूक और बारूद खरीदने की बात करते हैं, लेकिन नकली नहीं बल्कि असली, जो कि बलूचिस्तान के रिबेल लीडर रियानी से ले सकते हैं। लेकिन आईएसआई वाले डायरेक्टली उनसे वह सौदा नहीं कर सकते थे, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग अपने आजादी और हक के लिए उन्हीं से लड़ रहे थे। इसीलिए इकबाल चाहता था कि रहमान उससे वह सामान खरीद कर उसे दे, क्योंकि रियानी उसका अच्छा दोस्त था जो कि उस आसानी से सब दे देगा। इसके बाद इकबाल यह बताता है कि वह उन हथियार और बारूद से इंडिया पर हमला किया जाने वाला है। ये सब सुनकर रहमान उस काम के लिए तैयार हो जाता है। वहीं इधर हमजा को इस सब से यह समझ में आ गया था कि एक तो आईएसआई जल्दी ही इंडिया पे हमला करने वाला है और दूसरी बात यह कि फनानी भाइयों के पास इंडिया के 500 और 1000 के नोट की प्रिंटिंग प्लेट्स हैं, जिससे वह मेजर इकबाल के साथ मिलकर बहुत सारी नकली नोट छाप रहे हैं और उसे इंडिया भेज रहे हैं। हमजा ने ये बात आलम जूस वाले को बताता है, जो कि यह खबर अजय सनियाल को भेजता है। इस पर अजय बोलता है कि फेक करेंसी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रोकना अभी बहुत मुश्किल है और फिलहाल उनके सामने उससे बड़ा मुद्दा है, जो था आईएसआई का इंडिया पर अटैक, और वह 3 अक्टूबर 2008 के दिन हो सकता था। इसीलिए आर्मी उसके लिए तैयार हो जाते हैं और अपने कुछ शहरों की सुरक्षा बढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ जमील जमाली का पता चलता है कि रहमान अब पॉलिटिक्स में उतरने वाला है, जिससे उसे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि रहमान अगर राजनीति में आ गया तो उसकी कुर्सी छीन जाएगी। इसीलिए जमील अब उसे मारने का सोचता है और इसके लिए वह एक पुलिस वाले से हाथ मिलाता है, जिसका नाम था चौधरी असलम, और वह पहले कराची का एसपी था, पर अभी वह कई सालों से सस्पेंड था। लेकिन जमील अब अपने काम के लिए उसे फिर से एसपी बनाता है और न कि रहमान बल्कि सभी गुंडों को मारने का जिम्मेदारी देता है। वहीं उधर रहमान की गैंग वाले बलूचिस्तान जाकर सिरानी से बहुत सारी गन्स और बारूद खरीद लेते हैं, पर जब वो सामान मेजर इकबाल तक पहुंचाने का दिन आता है तो अचानक रहमान के छोटे बेटे फैजल की तबीयत खराब हो जाता है। इसीलिए रहमान उसको लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और वह उज्जैर और हमजा को उन हथियारों का डिलीवरी करने बोलता है। फिर वह दोनों जब गन्स पहुंचाते हैं तो वहाँ इकबाल कुछ जवान लड़कों को वह बंदूकें देता है
जिसमें से एक था अजमल कसाब। फिर यह हमजा को इकबाल से यह पता चलता है कि इंडिया पे अटैक वाली डेट अब चेंज हो गई है। इससे हमजा को लगता है कि उसकी पोल खुल गई। उसके बाद उसको इस बात से राहत मिलती है कि उसका राज नहीं खुला। वही दूसरी तरफ जब रहमान अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जा रहा था, तब रास्ते में एसपी असलम के टीम ने रहमान पर हमला कर देता है। उधर हमजा और उज्जैर को रहमान की गिरफ्तारी का बारे में पता चल जाता है। फिर उज्जैर और हमजा जमील को फोन करके बोलता है कि अगर वह रहमान को एसपी की कैद से छुड़वाएगा, जिसके लिए वह हाँ कर देता है और एसपी को फोन करके कहता है रहमान को छोड़ दो। लेकिन एसपी नहीं मानता है और रहमान को मारने की तैयारी करने लगता है। वहीं उधर हमजा को इस बारे में पता चलता है तो वह उज्जैर और कुछ गुंडे के साथ एसपी का ऑफिस पहुंच जाता है और वहां वो लोग सभी पुलिस वालों को मारने लगता है। यह खबर जब एसपी को पता चलता है तब वह रहमान को छोड़ देता है। इस तरह से हमजा ने उसे मौत के मुंह से बचा लेता है, जिससे रहमान हमजा पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगता है। फिर आता है 26 नवंबर 2008 का दिन, जब आईएसआई के कुछ आतंकवादियों ने मुंबई के ताज होटल पर हमला करते हैं। इस हमला के बाद हमजा बहुत गुस्से में था और वह इकबाल और उसके साथी रहमान को मारने के सोचता है, लेकिन असलम उसे रोक देता है और बोलता है कि उन्हें जोश के बदले में होश से काम लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसी वजह से हमजा थोड़ा सब्र करता है और सही वक्त आने का इंतजार करता है। फिर 2009 में रहमान ने एक पॉलिटिकल पार्टी शुरू करता है जिसका नाम था पीपल्स अमन कमेटी, जिसका सपोर्ट पाकिस्तानी पीएम करता था। रहमान को पॉलिटिक्स में खड़ा देखकर जमील को बहुत बुरा लगता है और एक दिन हमजा यालीना को बोलता है कि वह अपने पिता को मिलने बुलाए। उसके बाद हमजा को बोलता है कि उनसे आज तक अपनी कुर्सी बचाने के लिए कई गुंडों से हाथ मिलाया, इसीलिए अगर उसे राजनीति में अपना दबदबा कायम रखना है तो किसी ऐसे इंसान का साथ दे जो उसका रिश्तेदार हो और उसे वफादारी निभाए। मतलब हमजा इनडायरेक्टली जमील से उसकी बेटी के हाथ मांग रहा था और जमील को भी यह बात समझ में आ जाती है कि अगर उसने रहमान जैसे गुंडों का साथ छोड़कर हमजा को अपना दामाद बनाया तो वह उसकी मदद से पूरे कराची और पाकिस्तान पर राज करेगा। इसलिए जमील यह रिश्ता कबूल करता है और तब हमजा जमील के साथ मिलकर रहमान को मारने का प्लान बनाता है और एसपी को भी शामिल करता है। फिर हमजा और यालीना की शादी होती है। वहाँ मेजर इकबाल रहमान को बोलता है कि वह 15 अगस्त 2009 के दिन अमृतसर में मुंबई जैसा हमला करना चाहता है, जिसके लिए उसने हथियार चाहिए। तब रहमान और बाकी लोग ईरानी से सामान लेने की तारीख सोचने लगते हैं और क्योंकि उस वक्त बाकी लोग नशे में थे, इसीलिए ये काम हमजा करता है और वह जानबूझकर एक ऐसी डेट चुनता है जिस दिन एक और प्रोग्राम था, ताकि आधे लोग कहीं और चले जाएं और वह रहमान को मार पाए। दिन आता है 9 अगस्त 2009, जब रहमान की पार्टी एक वाटर पाइपलाइन का उद्घाटन करने जाती है। हमजा उस उद्घाटन से लौटते वक्त रहमान की कार एक सुनसान जंगल की ओर मोड़ लेता है, जहां एसपी और उसके टीम पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। रास्ते में रहमान हमजा को कार रोकने को कहता है, लेकिन हमजा कार नहीं रोकता। तब रहमान और बाकी लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। तब हमजा उस कार का एक जगह पर टक्कर मार देता है, जहां एसपी की टीम आ जाती है। फिर हमजा उस जंगल में भागने लगता है तो रहमान का एक आदमी उसका पीछा करने उसके चल गया और लड़ाई करता है, लेकिन हमजा उसे मार डालता है। उधर रहमान एसपी से बचकर भागने लगता है और वहाँ उन दोनों की मारपीट शुरू हो जाती है। फिर हमजा भी वहाँ आ जाता है और एसपी की मदद करता है, पर वो दोनों उसे जान से नहीं मारते हैं क्योंकि हमजा सबसे सामने उसे बचाने का नाटक करना चाहता था। फिर वह रहमान को एक ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ वह मर जाता है। फिर वह उज्जैर भी आता है, जिसे हमजा पर बताता है कि एसपी ने रहमान को मार दिया। फिर यह न्यूज हर जगह फैल जाती है और सबको लगता है हमजा ने रहमान को बचाने की पूरी कोशिश की, इसीलिए हमजा सबकी नजर में हीरो बन जाता है। उसके बाद हमजा अपनी घर जाता है और अपने डायरी में से रहमान का नाम काट देता है और दूसरे आतंकवादियों को मारने की तैयारी करता है। इसके आगे की कहानी धुरंधर पार्ट 2 में दिखाई जाएगी, जो कि अगले साल रिलीज होंगी। उस मूवी में हम जसप्रीत सिंह के बैक स्टोरी को जानेंगे। आई होप कि आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।